नमस्कार। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर एक बहुत ही जरूरी और बड़ी बहस को समझने वाले हैं। वो ये कि यौन शिक्षा देने का सही तरीका आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि परहेज यानी एब्स्टिनेंस पर जोर दिया जाए या फिर सही जानकारी दी जाए। असल में ये अमेरिका की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद बहसों में से एक है कि आखिर युवाओं को सेक्स एजुकेशन दी कैसे जाए। और देखिए, ये सिर्फ स्कूल के सिलेबस का मुद्दा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पब्लिक हेल्थ से जुड़ा एक ऐसा सवाल है जिसपे बहुत कुछ दांव पे लगा है। अब सवाल है कि ये बहस इतनी जरूरी क्यों है। स्रोत सामग्री हमने कुछ आंकड़े दिखाती है। जैसे अमेरिका में हर साल करीब 8 से 9 लाख टीनेज प्रेगनेंसीज होती हैं। 15 से 19 साल के किशोरों में क्लेमाइडिया सबसे आम एसटीडी है और एचआईवी के कुल मामलों में से लगभग आधे 25 साल से कम उम्र के लोगों में हैं। तो जाहिर है इन चुनौतियों का सामना करने के लिए यौन शिक्षा को एक अहम जरिया माना जाता है। ठीक है, तो इस बहस को समझने के लिए हमें इसके दो सबसे बड़े और एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजरियों को देखना होगा। चलिए उन्हें ही समझते हैं। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग सोच हैं। एक है एब्स्टिनेंस ओनली, यानी केवल परहेज पर जोर देने वाली शिक्षा। इसका सीधा सा मतलब है कि परहेज ही प्रेगनेंसी और बीमारियों से बचने का एकमात्र तरीका है। इसमें गर्भ निरोधकों की बात नहीं की जाती, सिवाय उनकी नाकामियों को गिनाने के। दूसरी तरफ है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, यानी सीएससी। ये मानती है कि परहेज सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन कॉन्डम जैसे दूसरे तरीकों की जानकारी भी देती है। इसका मकसद है युवाओं को इतनी जानकारी देना कि वो खुद के लिए सही फैसला ले सकें। तो एक तरफ है जोखिम से पूरी तरह बचना और दूसरी तरफ है जोखिम को कम करना। तो जो लोग केवल परहेज वाली शिक्षा की वकालत करते हैं, उनका क्या कहना है? स्रोत बताते हैं कि उनका मानना है कि युवाओं को एक बहुत ही साफ और सीधा नैतिक संदेश देना जरूरी है। उनके हिसाब से शादी के रिश्ते में ही यौन गतिविधि होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा का पूरा जोर चरित्र निर्माण पर होना चाहिए, ताकि बच्चे इन जोखिमों से पूरी तरह बच सकें। मतलब उन्हें सिखाया जाए कि यौन प्रस्तावों को मना कैसे करना है। उनका यह भी तर्क है कि अगर आप दूसरी बातें बताएंगे तो इससे एक मिक्स्ड मैसेज जाएगा। और अब आते हैं दूसरे पक्ष पर। व्यापक यौन शिक्षा यानी सीएससी के समर्थक कहते हैं कि हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। उनका तर्क है कि सिर्फ जानकारी देने से कोई जल्दी यौन गतिविधि शुरू नहीं कर देता, बल्कि सही जानकारी से वो जिम्मेदार फैसले लेने के लिए तैयार होते हैं। ये नजरिया LGBTQ+ युवाओं जैसे अलग अलग समूहों की जरूरतों को भी ध्यान में रखता है। और कॉन्डम की नाकामी के दावों का जवाब ये वैज्ञानिक डेटा से देते हैं। उनका मानना है कि जानकारी न देना युवाओं को ज्यादा बड़े खतरे में डालने जैसा है। अच्छा, तो ये तो हो गई दोनों तरफ की दलीलें, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि सबूत क्या कहते हैं। डेटा क्या बताता है? कौन सा तरीका असल में काम करता है? चलिए सबसे पहले एक बहुत ही अहम आंकड़े पर नजर डालते हैं। 2008 की एक स्टडी बताती है कि जिन किशोरों को व्यापक यौन शिक्षा मिली, उनमें टीनेज प्रेगनेंसी का खतरा उन लोगों के मुकाबले 60% कम था जिन्हें कोई यौन शिक्षा नहीं मिली थी। 60%। और इसी स्टडी का ये टेबल पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। यहाँ पर दोनों तरह की शिक्षा की तुलना उन लोगों से की गई है जिन्हें कोई शिक्षा नहीं मिली। आप देख सकते हैं, जहां केवल परहेज वाली शिक्षा का टीनेज प्रेगनेंसी पर कोई खास असर नहीं दिखा, वहीं व्यापक शिक्षा लेने वालों में ये संभावना काफी कम हो गई। और सिर्फ आंकड़े ही नहीं, बल्कि छात्रों का अनुभव भी कुछ ऐसा ही कहता है। एक सर्वे में जब छात्रों से पूछा गया कि क्या वो अपनी यौन शिक्षा दूसरों को भी लेने की सलाह देंगे, तो नतीजे देखिए। जिन लोगों को व्यापक शिक्षा मिली थी, उन्होंने अपने प्रोग्राम को कहीं ज्यादा बेहतर रेटिंग दी। तो ऐसा लगता है कि डेटा तो एक तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये डेटा इस बहस में कुछ और गहरी परतें जोड़ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई सवाल इस बात को लेकर भी उठते हैं कि जिसे हम व्यापक शिक्षा कह रहे हैं, क्या वो वाकई में उतनी व्यापक है? 2006 की एक स्टडी में एक छात्र का ये कमेंट बहुत कुछ कहता है। आप समलैंगिक छात्रों की मदद कैसे कर सकते हैं? हमारी अपनी खोज होती है जो खतरनाक हो सकती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि सीखने का यही एकमात्र तरीका है। और यही एक बड़ी आलोचना है। आलोचक कहते हैं कि कई व्यापक प्रोग्राम असल में बस परहेज प्लस जैसे हैं, मतलब परहेज पर जोर और बाकी चीजों की थोड़ी बहुत जानकारी। अक्सर ये प्रोग्राम LGBTQ+ छात्रों के अनुभवों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं।
सोचिए, 2022 तक अमेरिका के सिर्फ 9 राज्यों में ये जरूरी था कि यौन रुझान पर बात करते हुए सबको शामिल किया जाए। मतलब व्यापक शब्द का मतलब हर जगह एक जैसा नहीं है। और यहीं पर यह बहस एक वैचारिक मोड़ ले लेती है। कुछ समूह जैसे द सेंटर फॉर फैमिली एंड ह्यूमन राइट्स का कहना है कि व्यापक यौन शिक्षा का नजरिया उन मूल्यों से बिल्कुल अलग है जो ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को देना चाहते हैं। तो उनके लिए ये मुद्दा बच्चों की शिक्षा से ज्यादा माता पिता के अधिकारों का है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मानना है कि सही और वैज्ञानिक आधार पर दी जाने वाली यौन शिक्षा तक पहुंच एक बुनियादी मानव अधिकार है। उनके मुताबिक सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो युवाओं को ये जानकारी बिना किसी भेदभाव के मुहैया कराएं। तो इस पूरी बातचीत से, इस पूरी जटिल तस्वीर से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए कुछ मुख्य बातों पर नजर डालते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि नीति और नतीजों में एक बड़ा अंतर दिखता है। सबूत ये दिखाते हैं कि जहां एक तरफ सरकारी पैसा ज्यादातर केवल परहेज वाले प्रोग्राम्स पर खर्च हुआ, वहीं रिसर्च ये बताती है कि टीनेज प्रेगनेंसी को कम करने में व्यापक शिक्षा ज्यादा असरदार है। और दूसरी बात, ये बहस असल में शिक्षा के मकसद को लेकर है। एक तरफ का मानना है कि शिक्षा का काम है चरित्र बनाना और नैतिक मार्गदर्शन देना ताकि जोखिम से बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ का मानना है कि शिक्षा का काम है जानकारी देना ताकि लोग अपने लिए सही और सूचित फैसले ले सकें। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि सबूतों को देखते हुए यौन शिक्षा का असली मकसद आखिर होना क्या चाहिए? क्या इसका लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के नतीजों को बेहतर बनाना है, माता पिता के मूल्यों का सम्मान करना है, या फिर युवाओं को वो जानकारी देना है जिसके वे हकदार हैं? इन सभी को संतुलित करना ही सबसे बड़ी चुनौती है।